कल हमने पढ़ा था, मैंने आपको समझाया कुछ जनरल चीजें कि ब्रीथिंग को कंट्रोल कौन करता है, ब्रीथिंग के वॉलंटरी और इनवॉलंटरी सेंटर्स कौन से होते हैं। वॉलंटरी सेंटर आपका फोर ब्रेन कंट्रोल करता है, बेसिकली ये फ्रंटल लोब में जो ब्रेन रहता है, सेरेब्रम जिसको कहते हैं, वो वॉलंटरी एक्शन कंट्रोल करता है। मतलब जो इनडायरेक्टली रिप का कंट्रोल है या इनडायरेक्टली लंग्स को एक्सपांड करने का रिप केज के थ्रू ओरिजिनल शेप हमको समझना जरूरी है। तो नेचुरल कंडीशन में हमेशा मैंने इस तरीके से डायफ्राम को शो किया है। तो दिस इज द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ द डायफ्राम। हम इसको किस तरीके से स्टडी करेंगे? दिस इज द डोम शेप। ठीक है, डोम शेप का मतलब क्या होता है? जैसे मंदिर के अंदर जाओ तो मंदिर का हमेशा सरकमफरेंस या एरिया देखो, आप जब आप एंटर करोगे तो यहाँ इस तरीके से रहता है। मतलब ये ऐसा कुछ मंदिर होगा और ये उसका एंट्री होगा, राइट। ऊपर का सरफेस कैसा रहता है? डोम शेप, जिसको कुंभद भी कहा जाता है। अगर आगरा कोई गए हो या नॉर्मल कोई भी टेम्पल में गए हो तो आप उसका एरिया सेमी सर्कुलर या कर्व्ड दिखता है, तो उसको क्या कहा जाता है? डोम शेप। ठीक है, वो मराठी का डोमेया वगैरह ऐसा कुछ भी कॉन्सेप्ट मत लगाना यहाँ पर। डोम शेप इज एन इंग्लिश वर्ड विच सजेस्ट दैट द एरिया इज कर्व और देयर इज ए हॉलो स्पेस बिटवीन द एरिया। तो ये पूरी खाली जगह है। तो इसी तरीके से हमारा डायफ्राम है। तो डायफ्राम की दो पोजीशन होगी, एक ये डोम शेप वाली, और जब ये नीचे आएगा तब इसकी पोजीशन कुछ ऐसी होगी। एग्जैक्टली स्ट्रेट नहीं, बट स्ट्रेट मानकर चल सकते हैं। तो इस पोजीशन को क्या बोलूंगा? ये फ्लैट हो चुका है, करेक्ट। So one position would be dome shape, another would be flat shape. This is the only two terms that you have to utilize. डोम शेप हो गया, अगर आपको पूछता है डोम शेप हो गया डायफ्राम, तो कैसी कंडीशन है, क्या प्रेशर है, इंक्रीज है, डिक्रीज है, लंग्स का वॉल्यूम क्या है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट में है, रिलैक्स में है, एक्टिव प्रोसेस है, पासिव प्रोसेस है, ऑल द आंसर विल बी गेट क्लियर्ड। लुक इट वेरी केयरफुली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन, डोम शेप यही है या तो फ्लैट शेप, राइट। तो डायफ्राम के दो शेप्स हो सकते हैं। नाउ ये डायफ्राम के साथ कोई ना कोई मसल्स अटैच्ड होगी। दिस इज व्हाट, दिस इज डायफ्राम। तो ये डायफ्राम के साथ कोई ना कोई मसल्स अटैच्ड होगी। द नेम ऑफ दैट मसल इज कॉल्ड एज, नेम ऑफ दैट मसल इज फ्रेनिक, फ्रेनिक मसल, फ्रेनिक मसल, पीएम, फ्रेनिक मसल। तो फ्रेनिक मसल किसके साथ अटैच्ड होती है? डायफ्राम। देखो मैं सिंप्लीफाई से समझाता हूँ थोड़ा। ये अगर रिब्स है 1 2 3 4 इस तरीके से 4 रिब्स है, तो रिब्स के बीच में कोई मसल थी जो उनको बाहर लाने में मदद कर रही थी, इंटरकोस्टल मसल। तो डायफ्राम को नीचे ले जाने में भी कोई मसल रेगुलेट प्ले करेगी कि नहीं? डेफिनेटली यस। व्हाई सर? बिकॉज एब्डोमिनल ऑर्गन कुछ ना कुछ तो होंगे, या तो वो रिलैक्स्ड होंगे या तो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। कल मैंने आपको एक सवाल पूछा था कि सांस लेते हो या एक्सेल करते हो, तो एक लेने में और एक्सेल करने में या इनहेल या एक्सेलेशन में आपका एब्डोमेन या तो बाहर आएगा एक स्टेट में या तो अंदर जाएगा, दो स्टेट होगी। उसको बाद में देखते हैं, पर इनको बाहर या अंदर ले जाने में कोई ना कोई मसल तो बार बार कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करना चाहिए। डायफ्राम खुद एक मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर है जो तीनों तरफ या दोनों लैटरल साइड, पीछे साइड बोनी स्ट्रक्चर से कवर्ड अप है। तो इस डायफ्राम में कोई ना कोई स्केलेटल मसल रहना चाहिए नहीं, जो वॉलंटरी कंट्रोल में हो, हमारे कंट्रोल में हो। तो आपको पता है मैमल्स आर ओनली द क्लास विच हैव डायफ्राम, और डायफ्राम होने के बावजूद उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक स्केलेटल मसल है। उस स्केलेटल मसल का नाम है फ्रेनिक मसल। सिंपल इज दैट। अगर रिब्स में या अगर मेरे लंग्स के ऊपर सिर्फ रिब्स रहे तो काम चल जाएगा क्या? उसके बीच में मसल्स रहना जरूरी नहीं है। इफ दिस इज माय रिब्स, मैं इसके बीच में अगर मसल नहीं डालता हूं तो क्या होगा पता है? अगर ये सिर्फ ऐसी दो रिब्स है तो ये कभी ना बाहर आ पाएगी और ना ये कभी अंदर जा पाएगी। पहली बात, बाहर नहीं जाएगी, अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा रिब्स, तो अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आने का तो ख्वाब ही छोड़ दो, मतलब एक ही जगह पर रहेगा। तो रिब्स के एक ही जगह पर रहेगा तो लंग्स को कौन बाहर खींचेगा? So definitely there should be intercostal muscle.
अब ये इंटरकोस्टल मसल खींचेंगे, रिब्स बाहर आएगा। इसी तरीके से ये डायफ्राम को नीचे लाना है, फिर ऊपर ले जाना है। तो यहाँ पर भी कोई स्केलेटल मसल चाहिए या नहीं चाहिए? यस, द स्केलेटल मसल इज रिक्वायर्ड एंड दैट स्केलेटल मसल अटैच्ड विद द डायफ्राम इज कॉल्ड एज फ्रेनिक मसल। So you can write a note before starting breathing, inhalation or exhalation start करने के पहले, that diaphragm is attached with a skeletal muscle and that name of the skeletal muscle is phrenic muscle. लिख लो हाँ। It is voluntary in control, ये हमारे कंट्रोल में है क्योंकि इसके ऊपर लाइनिंग्स है इस मसल के ऊपर। एंड आई एक्सप्लेन यू, जिस मसल्स के ऊपर बेसिकली लाइनिंग्स है, स्ट्रेटेड है, स्केलेटल है, मतलब वॉलंटरी कंट्रोल में है हमारे ये। तो डायफ्राम के साथ एक अटैच्ड है मसल कॉल्ड एज फ्रेनिक मसल। चलो बढ़ते हैं आगे, राइट। तो डायफ्राम के दो शेप हो जाएंगे। तो इसी तरीके से अब मैं ये समझ सकता हूं कि रिब्स को खींचने वाला कोई ना कोई मसल होगा, राइट। उसको देखते हैं। तो डायफ्राम के साथ जो अटैच हो गई मसल उसका नाम फ्रेनिक मसल। रिब्स के साथ सिर्फ इंटरकोस्टल मसल ही रहेगी तो काम चल जाएगा क्या? नहीं। ये देखो, एक रहता है बॉडी वॉल, ये मेरी बॉडी वॉल जो स्किन का पार्ट है, बॉडी वॉल, उसके अंदर रिब केज और सबसे अंदर लंग्स। तो अगर मैं ये लंग्स का सरफेस मानकर चल रहा हूँ और ये रिब केज मानकर चल रहा हूँ इस तरीके से, लंग्स के बाहर रिब केज, उसमें ड्रॉ कर लेता हूँ ये मसल्स है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज रिब्स, दिस इज लंग्स एंड दिस इज मसल, इंटरकोस्टल मसल। और ये मेरी बॉडी की वॉल है, ये मेरा चेस्ट की जो वॉल है ना, ये वॉल है, बॉडी वॉल। लुक इट वेरी केयरफुली। हम तो रिब केज बाहर आएगा जिसके कारण लंग्स भी खींची चली आएगी। तो ये रिब केज को बाहर खींचने के लिए कोई और मसल भी चाहिए, राइट। देयर आर अगेन टू टाइप ऑफ मसल, उसका नाम बहुत ही सिंपल है। ये है बीच की मसल, दोनों रिब्स के बीच की मसल, इंटरकोस्टल मसल। अगर इसके बाहर कोई रिब्स है बॉडी वॉल से अटैच, इस तरीके से ये कर दी मैंने अटैच, इंटरकोस्टल मसल के बाहर अटैच कर दी इस तरीके से, तो मैं इसका नाम क्या दे सकता हूं अभी, राइट। इंटरकोस्टल मसल के एक्सटर्नल में कोई और मसल से बॉडी वॉल के साथ अटैच, तो उसका नाम मैं क्या दूंगा? मैं एक्सटर्नल टू इंटरकोस्टल मसल। इसका नाम क्या हो जाएगा? EICM। व्हाट इज EICM? रिब केज खुद ब खुद बाहर नहीं आ सकता, उसको भी किसी को उसके भी साथ कोई मसल अटैच रहना चाहिए जो उसको बाहर पुल कर सके, राइट। तो उसको बाहर पुल अप करने के लिए दो रिब्स के साथ में जो बीच में मसल्स है, दो रिब्स के बीच में मसल है, तो वो मसल्स के साथ बाहर की जो बॉडी वॉल है उसकी मसल्स इसके साथ अटैच्ड होती है। तो बॉडी वॉल और रिब केज के बीच में EICM है, एक्सटर्नल टू इंटरकोस्टल मसल। इंटर मतलब बीच में, कोस्टल मतलब रिब्स के बीच की मसल, इंटरकोस्टल मसल, उसके वो मसल के साथ और बॉडी वॉल के साथ। केस की कहां ध्यान है? वो मसल के साथ और बाहर वाली मसल के साथ कोई और मसल ज्वाइंट है, उसका नाम क्या है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। तो ये एक मसल है और फ्रेनिक एक मसल है। तो EICM खिंचती है बाहर, मतलब बॉडी वॉल और रिब केज, ठीक। तो EICM जो बॉडी वॉल के साथ जॉइंट है, वो EICM कॉन्ट्रैक्ट होती है, पास में आती है, इस कारण रिब केज बाहर आता है। और रिब केज मसल, रिब केज लंग्स के साथ जुड़ा हुआ है विथ अनदर टाइप ऑफ मसल। तो रिब केज को बाहर खींचा किसने? बॉडी वॉल के बीच की मसल ने बाहर आया, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा? रिब केज बाहर खींचेगा, रिब केज के बाहर आने के साथ साथ लंग्स भी बाहर आएगी। वेट, तो आई हैव यू, अपन एक डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। सपोज दैट सभी को दिख रही है बॉटल, एक दिख रही है बॉटल? हाँ सर। देखो ये बॉटल में ये जो नीचे तरफ ये जो आपको दिख रहा है, वैसे तो बलून है, ऊपर भी बलून है, अंदर भी बलून है।
तो दिस इज ए कंप्लीट सिंगल, क्या बोल सकता हूँ, एक रिब केज है ये पूरा एक रिब केज है। और रिब केज में ये जो ओपनिंग अंदर जा रही है, दिस ओपनिंग, दिस इज द ट्रैकिया। ये वो ट्रैकिया है जिसके कारण एयर अंदर जाएगी, राइट। तो यहाँ से एयर अंदर पास आउट होगी, किसके अंदर जाती है, रिब केज के अंदर। और रिब केज क्या है, टाइट चेंबर है जिसके अंदर लंग्स बैठी हुई है। तो ये है पूरी आपकी प्लास्टिक की रिब केज, जिसके अंदर एक बलून आपको दिख रहा होगा, वो सिंगल बलून क्या है आपका, सिंगल बलून आपकी एक लंग्स है, ठीक। और नीचे क्या हो जाएगा आपका, ये वाला स्ट्रक्चर, दिस इज द डायफ्राम, राइट। सो आपको उस दिन से एक डाउट आ रहा होगा, नेगेटिव प्रेशर और ये इंटरकोस्टल मसल, सब अच्छे से समझ लेना इससे। तो देखो, लंग्स एक मस्कुलर ऑर्गन है। अच्छा, मेरे पीछे रहूंगा तो नहीं दिखेगा, इस तरीके से दिख रहा होगा, राइट। तो लंग्स जो अंदर है, ये बलून, वो एक मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। उसको मैं डायरेक्टली खींच नहीं सकता हूँ, क्योंकि उसके अंदर मिलियंस ऑफ अल्वियोला है। यू अंडरस्टैंड, मिलियंस ऑफ अल्वियोला है, 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख। मैं बोल रहा हूँ मिलियंस ऑफ अल्वियोला है प्रेजेंट। तो इतने सारे अल्वियोला है, डायरेक्ट प्रेशर लगाऊंगा उसको, वो मस्कुलर ऑर्गन है, अगर डिस्ट्रक्शन हो गया, अल्वियोला रप्चर हो गए, ब्लड वेसल्स है, ऑक्सीजन डिफ्यूज हो रहा है, आरबीसीज भी है, मतलब नीचे साइड अल्वियोलाई के साथ ज्वाइंट, और बहुत कुछ है अंदर, एक वस्कुलर ऑर्गन भी बोल सकता हूँ, मतलब इसके अंदर ब्लड वेसल्स भी रहती है। तो मैं इसको बार बार खींचूंगा तो बहुत तकलीफ होगी, ऐसे नहीं कर सकता। तो नेचर ने काम किया, रिब केज के अंदर डाल दिया, एक हड्डी का ढांचा लिया, उसके अंदर डाल दिया। बट अब सवाल ये उठता है कि उस रिब केज को कैसे बाहर खींचा जाए। उस रिब केज को बाहर खींचेंगे तो रिब केज के साथ लंग्स को अटैच कर देंगे। तो सवाल ये उठता है कि रिब केज को कैसे खींचा जाए। तो रिब केज किसके साथ अटैच है, बॉडी वॉल के साथ, बॉडी की वॉल, ये बॉडी वॉल के साथ अटैच। तो अंदर वाला बलून मेरी सिंगल एक लंग्स है, उसके बाहर वाला ये जो प्लास्टिक का आपको पूरा कवर दिख रहा है, ये आपका रिब केज है। और जो आपको एक सिंगल लाइन दिख रही है, नहीं दिख रही है तो मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ऐसे भी नहीं दिखेगी शायद, राइट, इस तरह दिख रही होगी। तो उसमें जो ये लाइनिंग्स है वो रिब्स है, और रिब्स के बीच की मसल क्या हो जाएगी, इंटरकोस्टल मसल। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से इनके बीच में मसल्स ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है ना। तो रिब्स के बीच में मसल आ गई। क्या इतने से काम सफिशिएंट है लंग्स को बाहर खींचने के लिए, नहीं सर, ठीक है, इतने से सफिशिएंट नहीं होगा। पहली बात यह है कि नीचे तरफ जो मसल है उसका फंक्शन हो जाएगा। तो सिंपल है, ये डायफ्राम है, डायफ्राम का हमेशा का शेप कैसा है, डोम शेप। तो ये कर दिया मैंने डायफ्राम को डोम शेप। अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, बट जैसे जैसे आप ऑब्जर्व करोगे लंग्स श्रिंक हो रही है, लंग की श्रिंकिंग, मतलब वो उसका वॉल्यूम कम हो रहा है। अब डायफ्राम के साथ कौन सी मसल जुड़ी हुई थी, फ्रेनिक मसल। तो ये जो डायफ्राम है अभी इस पोजीशन पर है, और उसके साथ कौन सी मसल जुड़ी हुई है, फ्रेनिक मसल। सो एज द डायफ्राम कम्स डाउन, लंग्स फिल अप। डायफ्राम ऊपर गया, लंग्स का वॉल्यूम कम, फिर डायफ्राम नीचे, लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। आई होप आपको दिख रहा होगा, राइट। तो अंदर क्या है, लंग्स। तो जैसे ही मैं डायफ्राम को अंदर लेके जाऊं, लंग्स का वॉल्यूम श्रिंक हो रहा है, मतलब इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई किए जाते हैं। इसमें प्रेशर भी अप्लाई किया जाता है, इसमें वॉल्यूम भी अप्लाई किया जाता है, इसमें कौन सी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, कौन सी मसल्स रिलैक्स हो रही है, एब्डोमिनल मसल्स का ठीक उसी वक्त क्या हो रहा है। ये इनहेलेशन की पूरी एक लिस्ट बनानी पड़ती है कि एक इनहेलेशन में कितनी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन, कितनी मसल्स का रिलैक्सेशन होता है, और वॉल्यूम घटता है, प्रेशर बढ़ता है, क्या होता है। उसके लिए आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये जो बार बार एक्सपांड कॉन्ट्रैक्ट लंग्स का हो रहा है, ये किसके थ्रू हो रहा है। तो पहली बात, डायफ्राम के साथ एक मसल जुड़ी हुई है, फ्रेनिक मसल, उसको बाजू में रख दो। अब पढ़ते हैं अच्छे से कि रिब्स के साथ, राइट, कि रिब्स के साथ जो मसल जुड़ी हुई है वो इंटरकोस्टल मसल। पर सिर्फ इंटरकोस्टल मसल के रहने के साथ ही लंग्स बाहर खींची चली आ जाएगी क्या, नहीं। तो नेचर ने काम किया, बॉडी वॉल के और रिब्स के मसल्स के बीच में भी कुछ मसल्स जोड़ दी। मतलब जैसे ही बॉडी वॉल के और रिब केज की मसल्स पास में आएगी, ये पूरा रिब केज ऐसा जाएगा। अब मैं इससे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट ये बॉडी वॉल है, वहां बॉडी वॉल और बीच में रिब केज, और रिब केज के अंदर लंग्स। तो लंग्स रिब केज के साथ कोई मसल से जॉइंट है, और रिब केज बॉडी वॉल के साथ दूसरे मसल से जॉइंट है।
तो क्या नाम रखा जाए इसका? सर किससे जुड़ा हुआ है उसके भरोसे रखते हैं। दोनों रिब के बीच में कौन सी मसल है? इंटरकोस्टल मसल। तो इंटरकोस्टल मसल लंग्स के साथ जुड़ी हुई है और इंटरकोस्टल मसल ही बाहर बॉडी वॉल के साथ जुड़ी हुई है। मतलब दोनों रिब्स के बीच में जो मसल है वो मसल लंग्स के साथ जुड़ी हुई है पीछे तरफ और सामने तरफ जुड़ी हुई है मेरे बॉडी वॉल के साथ। तो क्या नाम रखें? इंटरकोस्टल मसल के अंदर तरफ जो है उसका नाम रख दो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल मसल के अंदर तरफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल किसके साथ ज्वाइंट होगी? लंग्स के साथ। ठीक है, अब इंटरकोस्टल मसल सॉरी अब इंटरकोस्टल मसल बाहर बॉडी वॉल के साथ भी अटैच्ड है। अब उसका क्या नाम रखे? इंटरकोस्टल मसल के बाहर बॉडी वॉल से अटैच्ड है तो एक्सटर्नल टू इंटरकोस्टल मसल। तो दो टाइप की मसल है, एक ईआईसीएम और एक आईआईसीएम। ईआईसीएम किसके साथ अटैच्ड है? लंग्स और बॉडी वॉल। ओके, आईआईसीएम किसके बीच में अटैच्ड है? ये बाहर की रिब केज और ये अंदर वाली लंग्स, इसके बीच में अटैच्ड। ठीक, अब मेरा कल का स्टेटमेंट याद करो, लंग्स को हमेशा अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आना है। लंग्स ऑलवेज वांट टू श्रिंक इन दैट कंडीशन, इन दिस कंडीशन आल्सो द लंग्स आर इन श्रिंक पोजीशन। आपको दिख रहा होगा बलून जो है श्रिंक किया हुआ है। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है तो अब देखना, अब ये इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो चुका है बिकॉज अभी एक ही तरफ से मैं दिखा पा रहा हूं कि डायफ्राम पार्टिसिपेट कर रहा है। आई कैनॉट शो कि रिब केज भी बाहर आता है बिकॉज ये प्लास्टिक निकालना पॉसिबल नहीं होगा, राइट, बट ये भी बाहर आता है। तो इस तरीके से और नीचे तरफ से दोनों से लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज किया जाता है। आप डायरेक्टली लंग्स को खींचो, पॉसिबल नहीं। मसल्स के साथ खींचो, पॉसिबल हो सकता है। तो डायफ्राम को एक्सपांड करो, डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन कुछ ना कुछ होगा। इसका क्या होगा? ईआईसीएम। तो सोच कर देखना, अगर ये लंग है, अगर ये रिबकेज है और ये बॉडी वॉल है, ये बॉडी वॉल के बीच में मैं मानकर चलो ये मेरी ईआईसीएम है। आंसर करना, इफ दिस इज माय बॉडी वॉल, ये, और इस बॉडी वॉल के अंदर रिबकेज है और उस रिबकेज के अंदर लंग्स है, तो बॉडी वॉल और रिबकेज के बीच में ईआईसीएम, करेक्ट, और उसके अंदर आईएससीएम, राइट। तो बॉडी वॉल और रिब केज ईआईसीएम से जॉइंट है। मुझे बताओ, जब ये ईआईसीएम कॉन्टैक्ट होगा, ओके, आवाज आ रही है? माय वॉइस इज ऑडिबल? हाँ सर। ओके फाइन। थोड़ा थ्रोट प्रॉब्लम है इसीलिए। सो आई वाज एक्सप्लेनिंग कि बॉडी वॉल के साथ अगर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिबकेज के साथ अटैच्ड है तो असली में होता क्या है देखना। ये बॉडी वॉल पुकारती है रिबकेज आ जाओ। रिबकेज के पास मसल्स है, मैं एग्री करता हूँ। कौन सी? दो रिब्स के बीच में इंटरकोस्टल मसल है। तो दिस इज योर टू रिब्स, इसके बीच में मसल्स है, इंटरकोस्टल मसल। ये बाहर इस तरीके से जाएगा, इतना भी नहीं जितना मैं दिखा रहा हूँ, बट ये एक्सपांड तो होगा, राइट। बट ये खुद से ही एक्सपांड हो सकता है क्या? नहीं, इनके बीच में इस तरीके से मसल्स अटैच्ड है। दिस इज द इंटरकोस्टल मसल, इनके बीच में, राइट, इस तरीके से। यहां पर भी हर जगह पर मसल्स अटैच्ड है।
तो ये कुछ ऐसा फ्लेक्सिबल होगा और वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पर, फिर फ्लेक्सिबल होगा मतलब एक्सपांड होगा और वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पर। बट ये अपने अपने ओन से, नेचुरल पोजीशन से या खुद से कर सकता है क्या? नहीं। इसलिए नेचर ने क्या किया, दोनों रिबकेज के बीच में जो ये मसल है, इस मसल को यहां से और एक बाहर तरफ मसल से अटैच कर दिया, यहां से और मसल से अटैच कर दिया, मतलब किसको लगा दिया मसल? तो रिबकेज के ये जो पूरी रिब्स है, इसके बाहर क्या है? बॉडी वॉल। तो इनके बीच में तो मसल्स है ही, साथ साथ में ये रिबकेज और बॉडी वॉल के बीच में भी मसल लगा दिया। तो सोचो, अगर रिबकेज को बाहर बुलाना है तो ये ईआईसीएम जो रिबकेज और बॉडी वॉल के बीच में है, ये इस तरीके से हो रही है। तो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है कि रिलैक्स हो रही है? अगर मुझे रिबकेज को बाहर बुलाना है तो ईआईसीएम कॉन्ट्रैक्ट होगी कि रिलैक्स होगी? जवाब दो। कॉन्ट्रैक्ट होगी। कॉन्ट्रैक्ट होगी, डेफिनेटली। सो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको समझ गया, इनहेलेशन की पहली जीत साबित हुई है। क्या? अगर रिबकेज को बाहर बुलाना है तो दोनों रिब के बीच की मसल तो सपोर्ट करेगी ही, वो डेफिनेटली बाहर आएगी, इस तरीके से दोनों रिब्स को बाहर लेके आएगी, वो होगा ही। पर ये खुद से हो सकता है क्या? नहीं। इसलिए नेचर ने और एक काम किया, नेचर ने दोनों रिब के बीच की मसल्स को और एक मसल बाहर तरफ इस तरीके से लगा दिया, बॉडी वॉल। तो ये मसल क्या होगी? पास में आएगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, तब रिब्स बाहर खींचेगी। दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। तो ईआईसीएम का कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब बताओ, एक्सेलेशन में ईआईसीएम का रिलैक्सेशन होगा कि कॉन्ट्रैक्शन होगा? रिलैक्सेशन। एक्सेलेशन में रिलैक्सेशन। एग्जैक्टली रिलैक्सेशन होगा। तो आई होप सभी को समझ गया है। तो बॉडी वॉल और रिबकेज की मसल खींचेगी तो रिबकेज बाहर आएगा, पर रिबकेज ऐसे ही बाहर नहीं आ सकता था, इसलिए बीच में आईसीएम लगा दिया, इंटरकोस्टल मसल, कि जब भी तुम रिब बाहर जाओगे ना तो तुम एक्सपांड होगे। तो तुम्हारे एक्सपांडिंग नेचर के लिए मैं बीच में इंटरकोस्टल मसल लगा रहा हूं। तो अगर असलियत में सवाल पूछा जाए सर ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन था, आईसीएम कि ईआईसीएम, दोनों रिब के बीच की मसल कि रिब केज से जो बॉडी वॉल में मसल से टच है वो? तो मेरा जवाब ये होगा, बॉडी वॉल से जो रिब केज के बीच में मसल है वो ज्यादा आवश्यक है, ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वही है जो रिब केज को खींच रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है ईआईसीएम, रिब केज बाहर आएगा। दोनों रिब के बीच की जो मसल थी वो तो बस रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट होकर रिब केज को बाहर खींचती थी, राइट? ओके, चलो तो ये मिटाकर बाइफरकेशन करके पॉइंट लिखना स्टार्ट करते हैं। इसमें कोई डाउट है क्या ईआईसीएम में? नहीं सर। नो सर। राइट। तो पहली बात यहां लिखता हूं मैं, इंस्पिरेशन और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनहेलेशन। और इधर हम पढ़ेंगे एक्सपायरेशन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सेलेशन। ठीक है, थोड़ा दूर हो गया, बट इंस्पिरेशन, एनिलेशन, एक्सपायरेशन एंड एक्सेलेशन, राइट। तो एक है फ्रेनिक मसल, एक है ईआईसीएम। इन दोनों मसल्स का, अब आपने ये तो जवाब दे दिया है कि ये मेरा रिबकेज है जनरल वाला, तो ये डायफ्राम है। तो आपको एरो के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन आई एम टेलिंग यू, एरोज बताया जाता है। तो ये तो रिब्स हो गई, इस तरीके से ड्रॉ कर दूं तो ये रिब्स है, और इसके बीच जो है आपको पता है आईसीएम, और ये बॉडी वॉल है, ठीक है। तो इसका बॉडी वॉल से आईसीएम जुड़ा, ईआईसीएम जॉइंट है इस तरीके से, ठीक। तो ये मसल्स पास में आएगी। तो अच्छे से देखना,
ये वॉल्यूम कुछ इस तरीके से इंक्रीज हो गया बाय EICM गेट। ठीक उसी वक्त डायफ्राम में जुड़ी हुई फ्रेनिक मसल भी एक स्टेट में जाएगी। नाउ आंसर मी, इफ दिस इज द पोजीशन ऑफ द डायफ्राम और फ्रेनिक मसल उसके साथ अटैच्ड है, तो ये वाली स्टेट, ये वाली जो नीचे स्टेट जा रही है, दिस स्टेट ऑफ फ्रेनिक मसल इज कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। आंसर मी, डायफ्राम की ये अगर ओरिजिनल पोजीशन है और डायफ्राम यहां से नीचे जा रहा है, तो डायफ्राम के साथ जो मसल्स अटैच्ड है उसका नाम है फ्रेनिक मसल। तो फ्रेनिक मसल यहां से नीचे जा रही है, अगर ये उसका ओरिजिनल पोजीशन है और फ्रेनिक मसल नीचे जा रही है, तो नीचे जाता हुआ कॉन्ट्रैक्शन है कि नीचे जाता हुआ रिलैक्सेशन है? बताओ। Relaxation. Look at it very carefully. Look at it very carefully. अगर ये एक टेंट है, ठीक है, टेंट में मैंने हवा भर रखी है, ठीक, टेंट में हवा भर रखी है, मान कर चलो एक मेम्ब्रेन है, टेंट को छोड़ो एक मेम्ब्रेन है, इस वक्त में वो ज्यादा एरिया कवर कर रहा है क्या? सोच कर देखना, इस वक्त में वो जैसा भी हो, लेकिन जब मैं उसको दबाऊंगा, जब मैं उसको प्रेस करूंगा, तब वो टेंशन में रहेगा, तब वो स्ट्रेस में रहेगा, तब वो टेंशन में रहेगा, तब वो स्ट्रेस में रहेगा। अब वो रिलैक्स है, अब वो नॉर्मल है, ये उसका ओरिजिनल पोजीशन है। दिस इज द ओरिजिनल पोजीशन। रिमेंबर, whenever a muscle is in its original position, it is in relaxed state. तो अगर लंग्स का वॉल्यूम बढ़ाने के लिए मैं ये फ्रेनिक मसल को नीचे खींच रहा हूँ, सिंपल इज द स्टेटमेंट। अगर ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज द नॉर्मल स्टेट, रिलैक्स्ड। कुछ भी प्रेशर लगा रहा हूँ क्या मैं इस पर? बिल्कुल एकदम रिलैक्स पोजीशन, टच भी नहीं किया है, रिलैक्स्ड। तो क्या रिलैक्स है? फ्रेनिक मसल इज इन रिलैक्स पोजीशन, द मसल अटैच विद द डायफ्राम, फ्रेनिक मसल रिलैक्स्ड। अब देखना, ये ऐसी थी, दिस वाज द स्टेट। अब मैंने इसके साथ क्या किया, मैंने डायफ्राम को नीचे खींचा या मैंने फ्रेनिक मसल को नीचे किया, तो लंग्स का क्या हो रहा है? लंग्स एक्सपांड हो रही है, वॉल्यूम उसका डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज, दिस इज हाउ इट वर्क्स। बट इफ डायफ्राम इज गोइंग डाउन, मींस वो अपना ओरिजिनल पोजीशन इस तरीके से था, ठीक है, ओरिजिनल पोजीशन इस तरीके से था, डोम शेप। मैंने उसको नीचे खींचा, मतलब डायफ्राम फ्लैट, ये ओरिजिनल पोजीशन फ्लैट, तो ये उसका ओरिजिनल पोजीशन है, कॉन्ट्रैक्टेड नहीं, रिलैक्स्ड। तो फ्रेनिक मसल इज इन रिलैक्स स्टेट व्हेन इनहेलेशन इज नॉट टेकिंग प्लेस। तो इनहेलेशन मतलब इस रीजन से एयर अंदर एंटर करना, और अगर एयर एंटर करना है तो फ्रेनिक मसल्स का क्या होना चाहिए? फ्रेनिक मसल सर नीचे जाना चाहिए, नीचे जाना चाहिए मतलब अपने ओरिजिनल पोजीशन को छोड़कर। दिस वाज द डायफ्राम, तो ये लो मैंने कर लिया, इस तरीके से डायफ्राम है, और ये मैंने डायफ्राम को नीचे लाया, तो जैसे ही नीचे लाया आपको दिख रहा होगा लंग्स में एयर भर जा रही है और ये खाली, करेक्ट, फिर लंग्स, फिर एयर एंटर हुई और फिर एम्प्टी, इस तरीके से फंक्शन कर रही है। तो डायफ्राम का या फ्रेनिक मसल, डायफ्राम के साथ जो फ्रेनिक मसल जुड़ी हुई है उसका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, रिलैक्सेशन नहीं। दिस इज द रिलैक्स पोजीशन, दिस इज द कॉन्ट्रैक्शन पोजीशन। हैव यू अंडरस्टूड? समझा? Yes, sir. थोड़ा मेरा थ्रोट का प्रॉब्लम Yes, है, sir. नहीं तो मैं थोड़ा थ्रोट का प्रॉब्लम है, नहीं तो मैं और डिटेल में समझा दूंगा। तो ये कहीं नहीं जाने वाला है, ये हमारे पास में रहेगा, इसको और अच्छे से देखेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, योर कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर, ये जिम्मेदारी मेरी है। तो एक बात पक्की हुई, EIC अगर अपने नेचुरल पोजीशन पर है, मतलब अगर हमारी बॉडी वॉल और रिब केज की पोजीशन नॉर्मल है, वो मसल्स बिल्कुल नहीं खिंच रही है, तो रिलैक्स पोजीशन पर है। तो EICM खिंची, कॉन्ट्रैक्ट हुई, मतलब रिब केज बाहर आ जाएगा, फ्रेनिक मसल नीचे हुई, कॉन्ट्रैक्ट हुई, डायफ्राम नीचे चला जाएगा, राइट? तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट और ये भी कॉन्ट्रैक्ट, मींस EICM आल्सो कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्रेनिक मसल्स आल्सो कॉन्ट्रैक्ट। इन दिस कंडीशन इनहेलेशन टेक प्लेस। अब तीसरी और आखिरी बात पर जाते हैं, और वो है एब्डोमिनल ऑर्गन्स के साथ जुड़ी हुई मसल, उसको क्या बोलूंगी? एब्डोमिनल मसल्स। तो जवाब देना, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। सिंपल इज दैट, अगर मैं इस डायफ्राम को
नीचे खींच रहा हूँ, फ्रेनिक मसल्स के थ्रू इसको मैं नीचे खींच रहा हूँ, लंग्स में से तो एयर चली गई, ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशनशिप कल देखेंगे उसको। तो डायफ्राम नीचे गई, लंग्स का वॉल्यूम फुल अप हो गया। अगर ये डायफ्राम नीचे जा रही है तो सर इस डब्बे के नीचे, इस बॉडी के नीचे बहुत सारे यहाँ पर कुछ छोटा छोटा स्टमक, किडनी, लिवर, बहुत सारे ऑर्गन्स होंगे ना, हाँ इसके नीचे होंगे। सर डायफ्राम नीचे आने की वजह से ऑर्गन्स प्रेस होंगे, हाँ ऑर्गन्स प्रेस होंगे। तो ऑर्गन्स प्रेस होंगे तो उसके बीच की मसल्स का क्या होगा, सोच कर देखो। तो पहला एक स्टेटमेंट, इनहेलेशन के टाइम पर आपका एब्डोमेन बाहर आएगा कि अंदर जाएगा, पहले ये सवाल का जवाब दो। इनहेलेशन के टाइम पर अंदर। आपका एब्डोमेन जाएगा, बाहर इनहेलेशन के टाइम, सभी को आंसर करना है, जो नहीं आंसर बाहर किया उसका पेट ही जाएगा। नहीं है। बाहर आएगा, बाहर आएगा, डेफिनेटली बाहर आएगा। ठीक है, करेक्ट है, सभी का आंसर देखो। सो वेरी सिंपल, डायफ्राम नीचे जाएगा, ऑर्गन्स प्रेस्ड होंगे, ऑर्गन्स को अकोमोडेट करने के लिए जगह चाहिए, एब्डोमेन बाहर। तो अगर आप सोच रहे हो किस तरह एब्डोमेन बाहर आ रहा है, एब्डोमेन बाहर आ रहा है मतलब एब्डोमेन क्या हो रहा है, रिलैक्स्ड हो रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो अच्छे से देखना, ऑर्गन्स जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, कॉम्प्रेस्ड है, जमा किए हुए हैं। डायफ्राम नीचे जब दबता है, डायफ्राम जब नीचे जाता है तो डायफ्राम के नीचे जाने की वजह से ऑर्गन्स बाहर तरफ आते हैं। ऑर्गन्स बाहर तरफ आते हैं तो उसकी मसल्स जो होगी वो ओरिजिनल पोजीशन पर कैसी होगी। अभी मैंने बताया आपको ओरिजिनल पोजीशन किस तरीके से रहती है, बट फिर भी आप सोचो अगर ऑर्गन्स बाहर जा रहे हैं, सपोज दैट मैं डायफ्राम के नीचे इस तरीके से आपका एब्डोमेन बना देता हूं, ठीक है, राइट। डायफ्राम अभी बिल्कुल भी प्रेस नहीं हुआ है, नॉर्मल स्टेट में। जैसे ही ये प्रेस होगा, यहाँ पर आपका स्टमक है, ठीक है, यहाँ पर आपका इंटेस्टाइन होगा, यहाँ पर आपका लिवर होगा, ठीक, पीछे तरफ आपकी डॉर्सल साइड में किडनीज होगी, राइट, इस साइड भी किडनी है, राइट। पूरे ऑर्गन्स मैंने डाल दिए। इस ऑर्गन के साथ मसल्स जुड़ी हुई है, तो मैं एक काम करता हूं, सिर्फ मैं ऐसे मसल्स ड्रॉ कर देता हूं। ये जो मानकर चलो मसल्स है, जनरल, एकदम जनरल, दिस आर द मसल्स। अब अगर डायफ्राम प्रेस होगी तो ऑर्गन्स दूर दूर जाएंगे, ऑर्गन्स दूर जाएंगे। तो हमेशा अगर छोटी चीज दिख रही है मतलब मसल्स पास में है ना, तो वो सी है, कॉन्ट्रैक्टेड, और मसल्स दूर जा रही है तो वो रिलैक्स्ड है, ठीक है। जैसे ईआईसीएम, बॉडी वॉल और रिबकेज के बीच की मसल पास आ रही थी तो रिबकेज खिंच रहा था बाहर तरफ, ठीक उसी तरीके से। तो ये ईआईसीएम का पहले वाला स्टेट था, रिलैक्स्ड, किसके साथ, ये रिबकेज और ये बॉडी वॉल। ईआईसीएम बोला कि मैं बाहर तरफ जाना चाहूंगा, तो उसने कौन सा स्टेट में लाया अपने को, कॉन्ट्रैक्टेड। तो लंग्स, रिबकेज का क्या हुआ, रिबकेज भी उसके पीछे पीछे आ गया, और इसके कारण लंग्स जो उसके साथ जुड़ी हुई थी वो भी पीछे तरफ खींचते चली आ गई और लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज। तो वैसे ही कंपेयर करो, इफ दिस इज द कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट ऑफ ए मसल और ये लंबी सी लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये रिलैक्स स्टेट है। तो अब ये अच्छे से देखना, ये डायफ्राम है, डायफ्राम जब नीचे जाएगा, ये बिना डायफ्राम अभी नीचे नहीं आया, मींस इन दिस कंडीशन नॉर्मल स्टेट डायफ्राम इज डोम शेप, मतलब अभी इनहेलेशन नहीं हुआ है। जब डायफ्राम फ्लैट होगा तभी इनहेलेशन होगा, राइट। जब डायफ्राम नीचे जाएगा तो व्हेन डायफ्राम विल गो डाउन, सर ऑर्गन्स का क्या होगा, आप ही कह रहे हो, सांस लेने में पेट बाहर आता है, एब्डोमेन बाहर आता है, तो एब्डोमेन इज कमिंग आउट, मींस इंटेस्टाइन, लिवर, स्टमक, इंटेस्टाइन ऑल विल बी रिलैक्स्ड। अगर सभी रिलैक्स्ड होंगे तो ये वाली मसल्स खींचेगी कि और दबेगी, जवाब दो। दबेगी। देखो अच्छे से देखना थोड़ा, अभी डायफ्राम प्रेस नहीं हुआ है, अच्छे से पूरा डायग्राम देख लो, मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। डायफ्राम इस तरीके से है, दिस आर द ऑर्गन्स, दिस इज द लिवर, दिस इज द इंटेस्टाइन। ये एब्डोमिनल के सभी ऑर्गन है और उसके बीच में मसल्स है। दिस मसल इज कॉल्ड एज एब्डोमिनल मसल, एब्डोमिनल मसल, राइट। नाउ आई एम प्रेसिंग द डायफ्राम, मैंने डायफ्राम को चेंज किया, आप देख लो ये डायफ्राम नीचे आ चुका है,
लंग्स का वॉल्यूम बढ़ चुका है, डायफ्राम अपने ओरिजिनल स्टेट से नीचे आ चुका है, ये है उसका अप स्टेट। मतलब लंग्स जैसे ही नीचे आया, स्लैप हो गया, फ्लैट शिफ्ट हो गया, अब क्या होगा, ऑर्गन्स बाहर तरफ जाएंगे। इफ ऑर्गन्स विल गो आउट, अब पोजीशन देखना, लिवर भी बाहर आ चुका होगा, थोड़ा एक्सपांड हो चुका होगा, ये पूरा एरिया कुछ इस तरीके से ज्यादा एक्सपांड हो चुका होगा, बड़ा हो चुका होगा आपका स्टमक। तो लिवर और बाहर, इंटेस्टाइन कुछ इस तरफ। तो पहले लिवर और इंटेस्टाइन पास पास थे, अब दूर दूर जा चुके हैं। तो जब लिवर और इंटेस्टाइन पास थे, उनके बीच की एब्डोमिनल मसल्स भी पास थी, और पास थी का मतलब छोटी थी, और छोटी थी का मतलब कॉन्ट्रैक्टेड थी। अब जब लिवर और इंटेस्टाइन दूर गए हैं, तो उनकी मसल्स भी दूर जा चुकी है, क्योंकि उनके साथ मसल्स अटैच्ड है, वो भी खिंच चुकी है, मतलब ये दूर जा चुके हैं। तो कौन सी स्टेट आई है, रिलैक्स स्टेट आई है, कॉन्ट्रैक्टेड नहीं। रिलैक्स्ड। तो थोड़ा लॉजिक लगाकर पढ़ा करो। एब्डोमेन, डायफ्राम जब नीचे जाएगा, सभी ऑर्गन को एक साथ इकट्ठा रखकर, सभी ऑर्गन को एक साथ जमा कर किसने रखा है, एब्डोमिनल मसल्स को। तो जब डायफ्राम प्रेस हो रहा है, वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा किसके ऊपर, एब्डोमिनल में प्रेजेंट हुए सभी ऑर्गन के ऊपर। तो ये अगर ऑर्गन है, ये डायफ्राम प्रेस हुआ तो ऑर्गन से दूर, ऑर्गन्स दूर, तो उन दोनों के बीच में जो मसल्स है वो भी बोलेगी अच्छा दूर दूर जा रहे हो, मुझसे दूर जाओगे। तो जब वो दूर जाएगी मसल्स, जब वो ऑर्गन्स दूर जाएंगे एक दूसरे से, अब डेफिनेटली अगर पेट बाहर ऐसे निकल रहा है इनहेलेशन के टाइम पर, तो ऑर्गन्स थोड़ा बहुत रिलैक्स होंगे कि नहीं। ऑर्गन्स अगर रिलैक्स हो रही है, तो दो ऑर्गन्स के बीच में जो मसल्स अटैच है वो भी कैसे जाएगी, दूर दूर जाएगी। अगर वो दूर जाएगी, मतलब वो कौन से स्टेट में जा रही है, रिलैक्स स्टेट में। हैव यू अंडरस्टूड? यस। ठीक है, तो फाइनल स्टेटमेंट बोल रहा हूं। इनहेलेशन के टाइम पर EICM कॉन्ट्रैक्ट होता है, डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। डायफ्राम का ये ओरिजिनल पोजीशन है, दिस इज द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ डायफ्राम व्हेन आई एम नॉट टचिंग इट। फ्रेनिक मसल्स एकदम नॉर्मल, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्टेड नहीं है, फ्रेनिक मसल्स अटैच्ड विद द डायफ्राम। But when I am making pull it down, that time the diaphragm is getting contracted, or the phrenic muscle basically contract हो रही है। तो मसल्स जब